नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट 2025 के बारे में और इसके साथ पास हुआ नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट एक्ट 2025 को। ये दोनों कानून इंडियन स्पोर्ट्स सिस्टम के लिए टर्निंग पॉइंट माने जा रहे हैं, क्योंकि दशकों से जो गवर्नेंस गैप, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और अकाउंटेबिलिटी की कमी हम देखते आ रहे हैं, उन्हें एड्रेस करने का ये सबसे बड़ा और कंप्रिहेंसिव प्रयास है। स्पोर्ट्स अब सिर्फ वीकेंड हॉबी या मनोरंजन का जरिया नहीं रहे, ये जो है नेशनल प्राइड, यूथ एम्पावरमेंट और मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुके हैं। अगर इंडिया को 2036 ओलंपिक्स जैसी ग्लोबल एम्बिशन पूरी करनी है तो इसके लिए वर्ल्ड क्लास गवर्नेंस का जो मॉडल है वो जरूरी है। और यही कारण है कि पार्लियामेंट ने 2025 में ये लैंडमार्क लेजिस्लेशन पास किया और प्रेसिडेंट ने सितंबर 2025 में इसे एसेंट दिया। अब थोड़ा बैकग्राउंड को समझते हैं। हमारे संविधान के 7 शेड्यूल में एंट्री 33 के तहत स्पोर्ट्स ट्रेडिशनली स्टेट सब्जेक्ट है, यानी खेलों का मैनेजमेंट और प्रमोशन स्टेट्स के हाथ में रहता है। 1984 और 2001 की नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी ने कुछ ब्रॉड गोल्स तय किए थे, जैसे कि मास पार्टिसिपेशन और एक्सीलेंस इन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, लेकिन एनफोर्स करने का कोई क्लियर लीगल मैकेनिज्म नहीं था। 2013 का नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट बिल भी इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन पॉलिटिकल कंसेंसस न मिलने के कारण यह बिल पास नहीं हो पाया और इसका नतीजा ये हुआ कि नेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स गवर्नेंस फ्रेगमेंटेड रही। कई ओवरलैपिंग अथॉरिटीज काम कर रही थी और एथलीट्स को बेसिक फैसिलिटीज और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन तक के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था। इन गैप्स को भरने के लिए 2025 का नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी और उससे जुड़ा नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट सामने आया। ये जो एक्ट है न सिर्फ पॉलिसी गोल्स को लीगल फ्रेमवर्क देता है, बल्कि एंटायर स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में अकाउंटेबिलिटी और प्रोफेशनलिज्म लेके आता है। दोस्तों अब इस एक्ट के की फीचर्स को देखते हैं। सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन जो इस कानून की वजह से बना है वो है नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड, यानी कि एनएसबी। ये एपेक्स रेगुलेटर की तरह काम करेगा और कोई भी नेशनल या रीजनल स्पोर्ट्स फेडरेशन अब तभी सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग ले पाएगा जब वो एनएसबी से रिकॉग्नाइज या रजिस्टर्ड होगा। रिकॉग्निशन की ये जो शर्त है ये काफी गेम चेंजिंग है, क्योंकि दशकों से कई फेडरेशन पॉलिटिकल टेरिटरी बन चुके थे। एनएसबी के पास ये पावर है कि वो हर रिकॉग्नाइज फेडरेशन के ऊपर कोड ऑफ एथिक्स लागू करे, ताकि फेयर प्ले, सिलेक्शन ट्रांसपेरेंसी और फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित हो पाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, रिकॉग्नाइज फेडरेशन अब आरटीआई एक्ट 2005 के तहत पब्लिक अथॉरिटी माने जाएंगे। इसका मतलब है कि सिलेक्शन कमिटी से लेकर स्पॉन्सरशिप डील तक हर डिसीजन पर आम जनता आरटीआई डालकर सवाल पूछ सकती है। ये जो स्टेप है इंडियन स्पोर्ट्स को पहली बार रियल पब्लिक स्क्रूटनी के दायरे में लेके आता है। नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड यानी कि एनएसबी के मेंबर जो हैं सर्च कम सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर अपॉइंट होंगे। मेंबर्स के पास स्पोर्ट्स गवर्नेंस, स्पोर्ट्स लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या रिलेटेड फील्ड में जो है स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, यानी अपॉइंटमेंट मेरिट और एक्सपर्टीज के आधार पर होगा, पॉलिटिकल कन्वीनियंस के आधार पर नहीं होगा। इसके अलावा डिस्प्यूट और कन्फ्लिक्ट के लिए एक्ट ने क्रिएट किया है नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल। अब प्लेयर जो है फेडरेशन का इशू, सिलेक्शन डिस्प्यूट्स या डिसिप्लिनरी केसेस को सालों तक जो है रेगुलर कोर्ट में पेंडिंग नहीं रखेंगे। ट्राइब्यूनल जो है फास्ट ट्रैकिंग हियरिंग करेगा और एथलीट्स को टाइमली जस्टिस मिलेगा। लेकिन इंटरनेशनल फेडरेशन के प्योरली इंटरनल मैटर्स को इस ट्राइब्यूनल के ज्यूरिडिक्शन से बाहर रखा गया है, ताकि ग्लोबल रूल्स और ऑटोनॉमी को सम्मान दिया जा सके। इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एक्ट में साफ प्रावधान है। हर नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी के इलेक्शन अब नेशनल पैनल ऑफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स की निगरानी में होंगे। इसके अलावा स्टेट और डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन को भी अपने इलेक्टोरल पैनल्स बनाने होंगे। दशकों से जो फैमिली कंट्रोल और अनअपोज री इलेक्शन होते थे, उन सब पर यह कानून सीधी रोक लगाता है। इसके साथ ही सेंटर को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर भी दी गई हैं। अगर पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरत हो तो गवर्नमेंट किसी फेडरेशन या उसकी एफिलिएटेड बॉडी को कुछ प्रोविजन से टेम्पररी एग्जेम्प्ट कर सकती है। पर दोस्तों इस पावर का मिसयूज ना हो, इसके लिए पॉलिटिकल मैच्योरिटी और पार्लियामेंट्री ओवरसाइट जो है वो जरूरी है। अब बात करते हैं इसके साथ साथ पास हुए नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट एक्ट 2025 की, जो क्लीन स्पोर्ट गवर्नेंस का एक इंपॉर्टेंट पिलर है। ये अमेंडमेंट यूनेस्को कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स को एनफोर्स करता है और नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी NADA को फुल ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस देता है। अब सभी टेस्टिंग लैबोरेटरीज को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि वाडा से एक्रेडिटेशन लेना कंपलसरी है और अब वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड को सीधे इंडियन कानून के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। अपील का राइट अब केवल नामित इंस्टीट्यूशन को है, जो सीधे स्विट्जरलैंड के कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में जा सकते हैं। ये जो बदलाव है ये सुनिश्चित करता है कि डोपिंग केसेस में ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉलो हो और क्लीन एथलीट्स को प्रोटेक्शन मिले। इन रिफॉर्म्स का जो इंपैक्ट है वो मल्टी लेयर्ड है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की।
आरटीआई कवरेज और कोड ऑफ एथिक्स का मतलब है कि फंडिंग, सिलेक्शन और स्पॉन्सरशिप डिसीजन अब पब्लिक आई के सामने होंगे। इसके अलावा अगर बात करें एथलेटिक सेंटर सिस्टम की, ट्राइब्यूनल से प्लेयर्स को फास्ट और प्रोफेशनल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मिलेगा, जिससे उनका करियर अननेसेसरी डिलेज में नहीं फंसेगा। अगर बात करें ग्लोबल अलाइनमेंट की, ओलंपिक चार्टर और इंटरनेशनल फेडरेशन के स्टैंडर्ड्स अब ऑटोमेटिकली पूरे होंगे, जिससे इंडिया की क्रेडिबिलिटी ग्लोबल स्टेज के ऊपर बढ़ेगी और इसके साथ साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी बूस्ट मिलेगा। स्टेबल गवर्नेंस मॉडल स्पॉन्सर और सीएसआर फंड्स दोनों को कॉन्फिडेंस देता है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और प्लेयर सपोर्ट में बड़ा बदलाव आएगा। लेकिन दोस्तों अगर बात करें चैलेंजेस की, तो वो भी कम नहीं है। इंप्लीमेंटेशन सबसे बड़ा टेस्ट होगा। स्टेट्स के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन, एनएसबी की ऑटोनॉमी, आरटीआई के कॉम्प्लायंस, इन सब के ऊपर जो रियल सक्सेस है वो डिपेंड करेगी। सेंटर के पास जो एग्जम्पशन पावर्स हैं उनका बैलेंस्ड यूज जरूरी है, वरना मिसयूज का रिस्क जो है वो बढ़ेगा। एंटी डोपिंग फ्रेमवर्क को ग्राउंड लेवल तक इफेक्टिव बनाने के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और रेगुलर फंडिंग कंटिन्यूस रहनी चाहिए। और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि खेलों का जो विषय है अभी भी ये मेनली स्टेट सब्जेक्ट है, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बिना ये जो रिफॉर्म्स हैं वो आधे अधूरे रह जाएंगे। स्टेट्स को अपने स्पोर्ट्स पॉलिसीज और फेडरेशन को नई नेशनल फ्रेमवर्क के साथ अलाइन करना होगा। दोस्तों जब हम 2036 ओलंपिक बिड या ग्लोबल स्पोर्टिंग एक्सीलेंस की बात करते हैं, तो मेडल्स जीतने की प्रिपरेशन सिर्फ मैदान पर नहीं होती, सिस्टम के अंदर भी होती है। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 और नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट एक्ट 2025 ये दोनों मिलकर एग्जैक्टली वही फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि एक ऐसा इकोसिस्टम जहां पे गवर्नेंस और फेयर प्ले दोनों इक्वली स्ट्रांग हो। अब अगर कोई यंग एथलीट प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके पीछे सिर्फ कोच और फैमिलीज नहीं खड़ी, बल्कि एक मजबूत, पारदर्शी और न्यायपूर्ण कानून भी खड़ा है। ये जो बदलाव है स्पॉन्सर्स और प्राइवेट इन्वेस्टर्स को भी एनकरेज करेगा कि वो इंडियन स्पोर्ट्स में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिखाएं, क्योंकि अब उन्हें पता है कि इन्वेस्टमेंट एक रेगुलेटेड, अकाउंटेबल एनवायरनमेंट में की जाएगी। दोस्तों ये भी ध्यान देने की बात है कि इस एक्ट ने स्पोर्ट्स फेडरेशन को पब्लिक अथॉरिटी की कैटेगरी में डालकर करप्शन और फेवरेटिज्म को सीधा चैलेंज किया है। दशकों तक कई फेडरेशन पॉलिटिकल लीडर्स के कंट्रोल में रही हैं, कभी फैमिली डोमिनेंस करती है, कभी ओपेक सिलेक्शन प्रोसेस होता है। अब अगर कोई फेडरेशन एथलीट को बिना रीजन ड्रॉप करे या फंड्स के अंदर इरेगुलरिटी हो, तो आरटीआई के जरिए जवाबदेही तय होगी। नेशनल स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल का क्विक जस्टिस सिस्टम इस अकाउंटेबिलिटी को और भी मजबूत करेगा। अगर बात करें क्लीन स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट की, दोस्तों क्लीन स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट का दूसरा हिस्सा है एंटी डोपिंग कानून। डोपिंग स्कैंडल्स ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स को बार बार शर्मसार किया है और इंडिया भी इसे अछूता नहीं रहा। नाडा की ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस, वाडा कोर्स का इनकॉर्पोरेशन और कंपल्सरी एक्रेडिटेशन, इस टाइप के ये जो कदम है ये संदेश देते हैं कि परफॉर्मेंस केवल टैलेंट और हार्डवर्क से आएगी, ड्रग से नहीं आएगी। इससे जो है इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में इंडियन एथलीट्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और मेडल्स के बाद उठने वाले जो सवाल हैं वो कम होंगे। ये जो फ्रेमवर्क है इंडिया के स्पोर्ट्स कल्चर को बदल सकता है। स्कूल और कॉलेज लेवल पर टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, प्राइवेट एकेडमीज का एक्सपेंशन, कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप, इन सब को तब ताकत मिलती है जब गवर्नेंस क्लियर और फेयर हो। इन्वेस्टर तभी कॉन्फिडेंस से पैसा लगाते हैं जब उन्हें ट्रस्ट हो कि फंड्स मिसयूज नहीं होंगे, और एथलीट्स को भी तब पूरा फोकस मिलता है जब उन्हें पता हो कि सिलेक्शन सिर्फ मेरिट पर होगा, न कि किसी पॉलिटिकल कनेक्शन के आधार पर। तो दोस्तों नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट 2025 और इसके साथ का नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट एक्ट इंडियन स्पोर्ट्स को सिर्फ साफ और अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे, बल्कि ग्लोबल लेवल पर इंडिया की क्रेडिबिलिटी को भी ऊंचाई देंगे। ये लेजिस्लेशन दिखाता है कि मेडल्स और रिकॉर्ड्स जीतने के लिए सिर्फ एथलीट्स का पसीना और हार्डवर्क ही नहीं चाहिए, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग लीगल इकोसिस्टम भी चाहिए। इंडियन डेमोक्रेसी का यही इवॉल्विंग कैरेक्टर है, जहां पे एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमी, इन सब की तरह स्पोर्ट्स को भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और रूल ऑफ लॉ के दायरे में लाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।